नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, हमने कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री शुरू कर रखी है। इसमें दोस्तों हम लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आदर्श विलयन से संबंधित होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों एक न्यूमेरिकल होगा। तो अब हमारे पास जो प्रश्न है वो है आदर्श विलयन की परिभाषा लिखिए, है ना। क्या है? आदर्श विलयन की परिभाषा लिखिए। तो हमें पता होना चाहिए कि आदर्श विलयन क्या होता है ना। तो इसका आदर्श विलयन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल थी, है ना। ये बोल आदर्श हम कहते हैं ना कि आदर्श विलयन वो विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। बस इतना सा, इतनी सी लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए कि आदर्श विलयन क्या है। तो आदर्श विलयन वो विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और इसी के आधार पे हमें परिभाषा लिखनी है ना। और राउल्ट का नियम तो हमने पढ़ा ही है ना, यहाँ भी हमने क्वेश्चन कर लिया है इसका। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें आदर्श विलयन के लक्षण लिखने हैं ना। आदर्श विलयन के लक्षण, तो लक्षण, पहला लक्षण राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ना, जो परिभाषा में लिखा वही है। करते हैं। दूसरा, हमने देखा कि डेल्टा वी जो मिक्सिंग होती है इसकी, वो इक्वल टू 0 होती है। और तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या होती है? 0। अब इसको समझना है बस, बाकी तो हो गया हमारा ना। देखो, हमारे पास अगर एक विलियन है, दो विलियन मतलब दो हमारे पास पात्र है। इसमें एक विलायक भरा है और दूसरा विलेय भरा है ना। और इसका जो विलियन है वो 5 ml है। और इसका जो आयतन है, सॉरी, इसका जो आयतन है वो 5 ml है, इसका जो आयतन है वो 5 ml। और हमने दोनों को मिक्स कर दिया A+B, तो ये कितना आ गया? 10 ml, है ना। इन दोनों को जोड़ के 10 ml ही तो आएगा। तो अब देखो, अगर हम इनका अंतर निकालें, मतलब इसका और इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें, तो वो कितना आ रहा है ना। तो ये देखो, 10 में से हमने 5 को माइनस करा और इस 5 को भी माइनस करा, ये दोनों माइनस में है, तो ये 10 हो जाएगा। और ये 10 में से 10 गया 0, यानी इनके विलयन में जो अंतर है वो कितना है? 0। समझ गए? इसी तरीके से एंथैल्पी वाला है। तो हम एंथैल्पी यानी ऊर्जा, यानी एच को हम एंथैल्पी कहते हैं, यानी ऊर्जा है एक करके। तो हमारे इसकी ऊर्जा, अब हम ml ना लेके क्या बोलेंगे, इसकी ऊर्जा 5 जूल है, इसकी ऊर्जा भी 5 जूल है। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया और इनकी ऊर्जा 10 जूल आ गई, तो यहाँ पे आदर्श विलयन की परिभाषा हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि हम एक डायग्राम पढ़ते हैं भाई, है ना, जो हमने पढ़ा है। लेकिन वो कब लिखा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना। अब देखो, 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन और आप लोगों ने इतना लिख लिया तो काफी है। आप एक लाइन भी लिख लेंगे तब भी वो पूरे नंबर 1 नंबर दे देगा। अगर आपने इतनी ये परिभाषा लिख ली कि जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, इतना लिख लिया तो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, 1 नंबर दे देगा। लेकिन अगर 2 नंबर में आ रहा है ना, तब आपको आदर्श विलयन, है ना, ये विलयन है, आदर्श विलयन के लक्षण, है ना। तो आदर्श विलयन के लक्षण कब लिखने हैं? जब 2 नंबर में क्वेश्चन आए। 1 नंबर में आए तो सिर्फ परिभाषा, 2 नंबर में आए तो ये लक्षण लिख के एक डायग्राम बनाना, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, इस तरीके का, है ना। यहाँ पे ए, ये बी, ये हमारा क्या था, P0 A, ये हमारा P0 B। और यहाँ पे ये हो जाता है P बराबर P1 + P2। ठीक है। ये हो, यहाँ पर जो ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारा P B बराबर P B0 XP, है ना। इस तरीके का बनाया था ना डायग्राम, वो बनाना है तुम्हें। P A बराबर यहाँ पे 1 होता है, XB बराबर यहाँ पे 1 होता है। अगर हम XA लिखें तो ये 0 होता है, और अगर हम यहाँ पे XB लिखें तो ये 0 होता है। इस तरीके का डायग्राम बनाया था। और ये डायग्राम कब बनाना है? जब आदर्श विलयन पर प्रश्न आए और वो 2 नंबर का हो ना। वैसे होता नहीं, जब भी आदर्श विलयन पे प्रश्न आता है तो 1 नंबर का ही आता है, तब हमें सिर्फ परिभाषा लिखनी है और छोड़ देना है।
लेकिन अगर 2 नंबर का आए तो हमें परिभाषा लिखनी है, आदर्श विलयन के लक्षण लिखने हैं, और ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, बात समझ में आई? अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि 200 ml पानी में 0.292 सोडियम क्लोराइड मिला है। विलयन में विलेय की मोललता व मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें जो सबसे पहले करना होता है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो जो दिया गया डाटा है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है? 0.292 ग्राम। फिर दिया है, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं? WP, ये जरूर लिखना है ब्रैकेट। फिर हमें लिखना होता है विलेय का अणुभार, का अणुभार, और उसे हम लिखते हैं क्या? MB। और वो भी हमें यहाँ पे दिया है, ये देखो, NaCl बराबर, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा लिखना है 58.4 ग्राम मोल प्रति, ये दिया है। अब हमें निकालना है विलायक का भार, और ये भी हमें दिया हुआ है। ये कितना होता है? WA लिखते हैं इसे, ना 200 ml पानी में, है ना। तो ये भार नहीं, एक तरीके से क्या है, ये आयतन है, लेकिन हम इसको वही मान के चलते हैं ना, 200। ठीक है, ये हमारा WA आ गया, है ना, क्योंकि ये पानी के लिए ही बोला है ना 200 ml, तो ये बाहर मान के चलेंगे, है ना। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमें निकालनी है मोललता। फॉर्मूला होता है WP × 1000 अपॉन MB × WA, है ना। और इसमें हम क्या रख लेंगे? मान रख लेंगे, जैसे 0.292, ये WP का मान है, ये हमारा यहाँ पे 1000 हो गया। और MB हमारा कितना है? 58.4 इंटू, और ये कितना है? 200। इस 200, अच्छा इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 292 से इसको डिवाइड कर दो, 24 को डिवाइड कर दो, है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डेसिमल है ना। अच्छा, इससे अब डिवाइड करो तो कितनी टाइम्स जाएगा ये? 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 5, है ना। हो गया, आसानी से कट गया ये। और यहाँ पे ये 2 0 है, तो इस 2 0 को ऊपर लगा लो। तो हमने इसको काटा कितनी बार? 200 बार, है ना। ये समझ में आया? और इस 2 से अब 5 को भाग दे दो भाई। 5 को जब हम भाग देंगे कितने से? 200 से देना है, तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको डेसिमल लगाया, तो 1 0 बढ़ाई, अभी भी नहीं जाएगा। फिर 1 0 बढ़ाई, 500 हो गया, अब चले जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा कितना? 400। फिर 100 बच जाएगा। फिर फिर यहाँ पे डेसिमल लग रखा है ना, तो इसलिए हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, और ये 5 बार जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये इससे ये कट रहा है ना, ये कितनी बार कट रहा है हमारा? 0.025। तो हमारे पास जो मोललता आ गई हमारी, कितनी आई? 0.025 मोल kg इनवर्स। ठीक है, ये हमारी मोललता आ गई। ये समझ में आया? अच्छा देखो, मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? किसका मोल प्रभाज निकालना है? विलेय का। तो मोल, पहले तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला याद कर लो, है ना, कि विलेय के लिए मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देखो, ये होता है मोल प्रभाज NB, विलेय के मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या लेने के लिए हम नीचे NaNB लिखते हैं प्लस में। तो ये विलायक का है, ये विलेय का है, इसका मतलब हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा, और विलायक का। तो सबसे पहले हम विलेय के निकाल लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला होगा NB बराबर WB/WA, है ना। और WB है हमारे पास 0.292, और नीचे होगा हमारे पास कितना? 58.4। अभी हमने इसको काटा था, तो ये आ रहा था हमारे पास कितना? 200, है ना। ये 200 आ रहा है, ऊपर 1 आ जाएगा। तो अब 1/200 है हमारे पास, हम इसको फटाफट से डिवाइड कर लेंगे। 200 से 1 को डिवाइड करना नहीं जाएगा, इसलिए डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जाएगा। फिर 1 0 बढ़ाया, तो अभी भी नहीं जा रहा, फिर 1 0 और बढ़ा देते, तो अब ये 1000 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स चले जाएगा, है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 0.05। अब हमें निकालनी है विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे Na, ये हमारा WA, और MB, यहाँ पे ये WB होना चाहिए, MB होना है ना। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटे अणुभार, है ना। ठीक है, तो ये दिया गया भार विलेय का, और अणुभार MB, यही तो है, MB है ना ये।
जो NaCl के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे होना है WA/Ma। WA कितना है 200, और Ma निकालना है हमें। यहाँ पे विलायक हमारा पानी है, यानी H2O। तो ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन दो है, तो कितना हो गया 18। तो हमें 200 को 18 से भाग देना है। 200 को कितने से भाग देना है 18 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 कम 18। फिर यहाँ पे दो बच जाएगा, हमने जीरो को कॉपी करा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 कम 18, फिर दो बच जाएगा। फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, अब जीरो बढ़ाएंगे तो ये 20 आ रहा है, तो ये 11.111111 आ रहा है ना, तो हम इसको 11.1111, क्योंकि यहाँ पे तीन अंक है ना दशमलव के बाद, तो हमने तीन अंक तक ले लिया। ठीक है। अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है। फॉर्मूला लिख लेंगे XB बराबर Na अपॉन, सॉरी बी के लिए निकालना है, NB/Na+NB। ये हमारा 0.005, यहाँ पर Na है 11.11 प्लस 0.005। अब सबसे पहले इनको जोड़ना है ना, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 11.1111, दशमलव है नीचे, ये 0.005। सबसे पहले इसको जोड़ो, तो 5 और 1 6, ये एक, ये 1.11, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें भाग देना है कितने से, 0.005 को भाग देना है 11.116 से, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखो, है ना, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ना तीन अंक के दशमलव है, यहाँ भी ऊपर भी तीन अंक के बाद दशमलव है ना, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और इसकी ये संख्या हो जाएगी 11 11 11 6। इससे भाग देना है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, डेसिमल लगाने पड़ेंगे। तो ये जगह 0 पॉइंट, तो एक डेसिमल, और हम लगा देंगे इसमें 3 जीरो, ताकि ये संख्या थोड़ी बड़ी हो जाए, है ना, ये बड़ी है ना। और 4 बार ये भाग जाएगा लगभग लगभग, तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00045, इतना लगभग लगभग में आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको भाग को अच्छे से देख लेना एक बार ना। वैसे इतना ही आएगा मेरे हिसाब से, अगर इससे कुछ और आ रहा होगा तो बताना, है ना। भाग करना आप लोगों को आ जाता है अच्छे से। ठीक है। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रासरण दाब से क्या तात्पर्य है ना। सबसे पहले प्रासरण दाब को समझ लो। कुछ इस तरीके की हमारे पास क्या होती है, टैंक होती है, जिसमें बीच में अर्ध प्रागम्य झिल्ली लगी हुई है, और इस तरफ हमारे पास विलियन होता है, और इस तरफ हमारे पास विलायक होता है। ठीक है। तो जो ये विलियन होता है हमारे पास, प्रासरण दाब क्या होता है ना, तो प्रासरण दाब समझने से पहले हमें समझना होता है कि प्रासरण क्या होता है। दाब समझने से पहले सिर्फ प्रासरण को समझो। तो प्रासरण क्या होता है कि विलायक के कणों का या अणुओं का विलयन की ओर अर्ध प्रागम्य झिल्ली से होकर जाना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है ना। प्रासरण क्या है कि जब विलायक में से विलायक के अणु विलयन की ओर गति करते हैं अर्ध प्रागम्य झिल्ली से होकर, वो कहलाता है हमारा प्रासरण। ठीक है। प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब है हमारा कि बाह्य बाह्य ओर से, है ना, बाह्य अगर हम ऐसा दाब लगाए जो इस प्रासरण की गति को क्या कर दे, रोक दे, तो वो क्या कहलाता है हमारा, किसी निश्चित ताप पर, किसी विलयन का पराशरण दाब, पराशरण दाब उस उस स्थैतिक, जल स्थैतिक भी लिखना है, स्थैतिक दाब के बराबर होता है, जो विलयन को विलायक से विलायक से एक अर्ध परागम्य झिल्ली झिल्ली
द्वारा अलग करने के लिए उत्पन्न होता है तथा परासरण की क्रिया या प्रक्रिया रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है प्रासरण दाब की। क्या है कि किसी निश्चित दाब पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उस जल स्थैतिक दाब के, है ना, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर से लगाया गया जो दाब है उसी को हम क्या कहेंगे, जल स्थैतिक दाब कहेंगे। ये बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने के लिए उत्पन्न होता है तथा परासरण की प्रक्रिया रोकने के लिए पर्याप्त होता है।